एफसीसी के लिए यानी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी ऑब्टेन करते हैं। आज हम बात करेंगे बीसीसी और एफसीसी के लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। लेट्स सी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सी, सपोज वी हैव दिस यूनिट सेल। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में हम क्योंकि एफसीसी की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार याद दिला दूं, हमने कहा था एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल वो सेल होता है जिसमें कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें पार्टिकल कुछ इस तरह से होंगे कि एक पार्टिकल आपके पास इस कॉर्नर में है, अनदर पार्टिकल विल बी अवेलेबल हियर और थर्ड पार्टिकल जो है वो इधर होगा, ठीक है। और अब अगर आप इनको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास में एक लाइन आ गई है जिसको आप कह रहे हैं ए एंड दिस इज बी, सॉरी दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो यहाँ इन पार्टिकल्स को मैं थोड़ा साइड में और बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। 1 2 एंड 3 ये जो पार्टिकल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं और इन पार्टिकल्स में आपके पास में ए से लेकर के और सी तक पॉइंट है। और अगर आप देख रहे हैं तो 1 रेडियस 2 रेडियस 3 रेडियस 4 रेडियसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आप कह सकते हैं AC जो है इट इज इक्वल्स टू 4R। यहाँ AC 4R के इक्वल है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। बाकी हमें पता ही है कि जो साइड्स है इसको आप A से डिनोट करते हैं, ऑल द साइड्स आर A, ठीक है, इनको A से डिनोट कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें करना क्या है, हमें पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं, परसेंट ही ले लेते हैं। परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं और कल हमने जो इसके लिए फॉर्मूला देखा था परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी equals to it was Z multiplied by 4 by 3 pi R cube divided by A cube. It was the formula for percent packing efficiency. अब किसी को ध्यान है बेटा, मैंने बताया था कि जो Z होता है, Z that is number of particles, तो FCC के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आता है इफ इट इज प्रेजेंट इन लैटिस 4। तो यहाँ हम Z की वैल्यू जो है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लिए इसे मैं 4 प्लेस कर देता हूँ। Let's see 4 multiplied by 4 upon 3 pi R cube, ठीक है। अब यहाँ पर A क्यूब है। अब मेरा कहने का मतलब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे या तो R को A में कन्वर्ट करना पड़ेगा या A को R में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपस में कैंसिल होंगे और हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। परसेंट पे फाइंड कर रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इस A और R में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ताकि हम A को R से रिप्लेस कर सके। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं A, B एंड C। तो हम यहाँ लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं मैं और इस ट्राइंगल में आप देखिए ये जो है ना, ये साइड है, ये भी साइड है एंड दिस इज हाइपोटेनस बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को यूज में ले रहे हैं। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट कैन बी रिटन, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी यूज्ड AC इक्वल्स टू 4R। AC को हमने 4R के इक्वल ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ मैं 4R यूज में ले रहा हूँ होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और AB जो है जो हमें पता है साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस इट इज A स्क्वायर प्लस BC इज आल्सो साइड, ये भी एक साइड है हमारे पास, ये भी एक साइड है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज A स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करें हम, सो इट विल बिकम 16R स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लें आप, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, सो इट विल बिकम 8R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, ओके। बट A स्क्वायर इक्वल्स टू 8R स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटा रहा हूं तो ये अंडर रूट आ जाएगा और अगर इसको बाहर लेते हैं आप रूट से तो इट विल बिकम A इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2R, ठीक है। दिस इज द रिलेशन
विच वी विल यूज हियर, ये वो रिलेशन है जो हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, अब मैं ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, √2 की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, ये अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय, और फिर यहाँ लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए क्यूब है और वहां ए की वैल्यू है हमारे पास, तो 2 √2 आर होल क्यूब, ये लिखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये तो हमारे पास साइड वर्क हो गया है, इसको मैं एक बार ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं आगे वहां सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। यस, तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए वी कैन सॉल्व इट हियर कि परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी हम फाइंड कर रहे हैं, और उसके लिए आप देखिए क्या कर रहे हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, इट विल बिकम 16। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट विल बिकम 1314 एन आर क्यूब अपॉन, और अब आपके पास नीचे है 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 2 √2 है आपके पास, तो 2 √2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 √2, तो क्या आता है देखते हैं, 2 √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 √2, सो आपके पास आ जाएगा बिल्कुल 16 √2। ठीक है, क्योंकि एक तो हो जाएगा 8 2 और √2, बिल्कुल 16 √2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 16 से कैंसिल कर दिया हमने, और अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 3 आर क्यूब से आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 314 डिवाइडेड बाय 3 एंड √3 की वैल्यू 1.414। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू, दैट इज, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 70 अप्रोक्स, इट विल बी अप्रोक्स 74%। 74%, आपका आंसर जो है 73.99 समथिंग भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्स 74 आएगा आपके पास। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ये जो पार्टिकल्स है क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो कितना स्पेस एक्वायर करते हैं, 74% स्पेस को एक्वायर करते हैं, रेस्ट ऑफ द स्पेस रिमेन एम्प्टी। यस, कुछ कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, वापस बोले बेटा, कैसे हो सकती है, एक्चुअली ये अपन ऑलरेडी बता चुके। सुनो, ये आप ये 4 कह रहे हैं ना कि 4 कैसे आया है, ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हम एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को ऑब्टेन करते हैं तो उसमें हमने कहा था कि ईच पार्टिकल कंट्रीब्यूट, जो कॉर्नर वाले पार्टिकल होते हैं ये 1/8 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल है 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पर है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है 8 इंटू 1/8 होता है। और क्योंकि हम एफसीसी की बात करें तो फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल होता है, जैसे यहाँ पर ये बाकी पार्टिकल मैंने शो नहीं किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 3 पार्टिकल ही है इसमें, उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, एक्चुअली इट हैज ऑल द पार्टिकल, हमने वो कैलकुलेशन ले ली है क्योंकि हमने यहाँ 4 लिख दिया है ना, तो यहाँ पर इसको केवल सॉल्व करने के लिए हमने, ताकि हम यहाँ आर और ए इनमें रिलेशन स्टैब्लिश कर सकें, इसलिए मैंने केवल इन 3 पार्टिकल को कंसीडर किया है, बाकी पार्टिकल तो इसमें सारे कॉर्नर पर है, सभी फेसेस पर है। ठीक है, इसलिए z की वैल्यू 4 आती है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज क्लियर बेटा, ओके। तो यहाँ पर अब एक और चीज बता देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी हाफ मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, राइट द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल, इनका रिलेशन बताएं, तो जो ये रिलेशन अपन ने यहाँ लिखा था, ये रिलेशन ध्यान रखना है आपको, तीनों के लिए पूछा जाता है, ये तो एफसीसी के लिए है, आपको ध्यान होगा कल हमने एससीसी के लिए भी ये रिलेशन स्टैब्लिश किया था, और ये रिलेशन था 2a, सॉरी a इक्वल्स टू 2r, ठीक है, इट वाज द रिलेशन, तो ये रिलेशन जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये आपस में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हम बीसीसी। चलिए,
Yes. So next we are talking about BCC. BCC is body centered cubic. तो हम बात कर रहे हैं BCC की. BCC पैकिंग परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC. BCC में परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे. तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम BCC का डायग्राम बना देते हैं कि BCC किस तरह से शो करना है आपको. सपोज वी हैव अ यूनिट सेल लाइक दिस जो बॉडी सेंटर्ड है. ठीक है. देखिए बीसीसी में जैसा हमने पढ़ा था कि पार्टिकल कहाँ होते हैं, एट ईच कॉर्नर एंड इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल मिलेगा एंड यू विल गेट अ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल के सेंटर में भी आपको एक पार्टिकल मिलेगा. सो लेट्स सी, देखते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम, इसमें हम वी डू नॉट शो ऑल द पार्टिकल्स. हम सारे पार्टिकल यहाँ नहीं शो करते हैं, ध्यान रखना. वी हैव टू यूज ओनली दोज पार्टिकल्स विच आर यूजफुल फॉर कैलकुलेशन. ठीक है, जो कैलकुलेशन में काम में आएंगे. तो यहाँ हम जो पार्टिकल शो कर रहे हैं, सो लेट्स सी. देखिए एक पार्टिकल जो होता है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, लाइन स्ट्रेट नहीं, अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा हूँ तो बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल जो है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर से होकर के जाता है. ठीक है. और इसके अलावा पार्टिकल हमें पता है कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं. मैंने इनको टच करते हुए शो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर हम 3D डायग्राम बना रहे हैं, वो होच पोच हो जाता है. तो इसलिए मैं ये जो साइड है इसको अलग से शो कर दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम जो साइड्स ले रहे हैं दैट इज ए बी ए बी सी एंड दिस इज डी. ओके. तो ये मैंने कुछ साइड्स ली हैं यहाँ पर जो हमें काम में लेनी है. अब यहाँ मैं जो शो कर रहा हूँ, देखिए ए से डी का डिस्टेंस कुछ इस तरह से हमारे पास 1 2 and 3. This time we have distance A to D is just like this. ये A पॉइंट है और ये आपके पास D पॉइंट है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं देखूं इसमें रेडियस कितनी आ रही है A से और D के बीच में. ठीक है. इस D को बाहर बना देता हूँ, साफ दिखेगा. तो अब देखिए 1 radius, 2 radius, 3 radius and 4 radius. So there are 4 radius between A to D. A से D के बीच में आपके पास 4 radius है. That means again here AD equals to 4R. अब यहाँ पर हमारे पास AD जो है वो 4R के इक्वल है. ठीक है. और ये चीज ध्यान रखना कि मैंने यहाँ सेंटर पार्टिकल को ही क्यों शो किया है. मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं BCC, और BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता ही होता है. उसके अलावा कॉर्नर पर भी पार्टिकल्स होते हैं. तो मैंने केवल 2 कॉर्नर के पार्टिकल यहाँ यूज में लिए हैं. ठीक है. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है. इसके लिए परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला सेम यूज में लेंगे हम. कि हमारे पास जो फॉर्मूला था परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू Z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100. ये फॉर्मूला हमने यूज में लिया था. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू. अब देखो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था SCC, BCC और FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का. कि SCC में S फॉर सिंगल, ध्यान रखें, वैसे S सिंपल क्यूबिक सेल होता है. B वैसे बॉडी सेंटर्ड होता है, लेकिन इसको S से सिंगल, B से बाई याद रखें और F से 4. तो FCC तो हम यूज में ले चुके हैं. तो B से बाई मींस 2. ठीक है ना. तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. तो यहाँ जो बाई है दैट मींस 2 पार्टिकल्स आर देयर इन यूनिट सेल. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होंगे. ठीक है. यहाँ 3 दिख रहे हैं वैसे जो आज अटेंड कर रहे हैं, एक बार समझ लेना बेटा कि यहाँ पर 2 कैसे हैं. ठीक है. ऐसे है कि हमें पता है कि यहाँ हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होते हैं और जिनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 1 हो गए कॉर्नर पर, और एक पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो जाते हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पर जो Z की वैल्यू है इसको 2 रखूंगा. सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 into pi
पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन वी हैव द सेम प्रॉब्लम, अब दोबारा हमारे पास वही प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि ये ए और आर दो आ रहे हैं आपके पास, तो जब तक मैं ए को आर में कन्वर्ट नहीं करूंगा आई कैन नॉट कैंसिल दैम, इनको कैंसिल नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, अब एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है ए और आर के बीच में, ठीक है, तो वो अपन यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं वापस से ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, पहले ए बी सी, क्योंकि एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है। यस बोलिए बेटा। बिल्कुल ये वाले कह रहे हो ना आप, ठीक है, बिल्कुल लेंगे बिल्कुल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये साइड, हाँ लेट मी एक्सप्लेन, हाँ पहले आपको ये भी तो चाहिए ना, ये पहले आप फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद आप इस ट्राइंगल को लेंगे, तो हम यहाँ दो ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको, डायरेक्ट क्यूब का डायगोनल नहीं, एक्चुअली बेटा जो अपने बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है ना इसको फाइंड करने का मेथड, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैथमेटिक्स में और भी फॉर्मूले होंगे इसको डायरेक्ट फाइंड करने के, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हियर वी हैव ओनली वन सिंपल मेथड व्हिच इज गिवन इन ऑल द बुक्स, तो अपन उसी को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है डायगोनल की फाइंड करने के और भी कई मेथड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यस, तो हम यहाँ एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको डॉटेड कर देता हूँ मैं, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए हम ऑलरेडी इसको यूज में ले चुके हैं एक बार, इस ट्रायंगल में ए सी जो है आपके पास डायगोनल है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जो साइड्स होती है ना बेटा, साइड जो है वो ए के इक्वल होती है, ठीक है, ये साइड्स हैं, तो जो साइड्स हैं उनको ए कंसीडर करते हैं आप, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दैट मीन्स ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2a स्क्वायर के इक्वल है, ये रिलेशन हमारे अभी काम आएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है, अब मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ ए सी एंड डी, ठीक है, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर आपको देखना है ये हाइपोटेनस है, जो डायगोनल है ये हाइपोटेनस है, और ये 90 डिग्री एंगल है दिस वन, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, देन ए सी स्क्वायर साइड है और ये भी साइड है, और जो इसको ए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो इक्वल्स टू आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऊपर, तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ नीचे 2a स्क्वायर, तो इसे मैं लिखूंगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस, और सी डी स्क्वायर जो है वो a है, सी डी साइड है, दैट इज a स्क्वायर, तो टोटल हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर, so it can be written as ad square इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर के इक्वल है। अब एक चीज देखें यहाँ पर कि यहाँ लिख देता हूं मैं, हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं कि एडी किसके स्क्वायर होता है, देखिए एडी जो है वो 4r के इक्वल है, क्योंकि हमने कहा ए से डी तक का जो डिस्टेंस था उसमें हमारे पास 3 स्फीयर थे, और इन 3 स्फीयर्स में आपके पास 4 रेडियसेस है, ठीक है, टोटल 4 रेडियस है, तो यहाँ पर हम एडी की जगह 4r लिख सकते हैं, देन 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो अब मुझे a चाहिए तो मैं a को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 16r स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, और अगर मैं केवल a को लेता हूँ तो अंडर रूट 16r स्क्वायर अपॉन 3, और केवल a की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो इट वुड बी a इक्वल्स टू 16 का हो जाएगा 4 r अपॉन अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 4r अंडर रूट 3, ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, आई हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर, ये a में और r में रिलेशन है, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 314 इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए की वैल्यू हम रख रहे हैं वहां पर
ठीक है, और यहाँ देखो क्यूब में है, दैट मीन्स 4r होल क्यूब, और नीचे अंडर रूट 3 का होल क्यूब, जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 314 इंटू आर क्यूब इंटू यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, देन 3 इंटू और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 64 इंटू आर क्यूब। अब आपके पास आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, ठीक है, और ये 8 हो गया, 4 टू जाए 8 को इससे कैंसिल करेंगे, 8 टाइम कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट इज, जो आपके पास बचा है वो है आपके पास 314 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। तो रूट 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.723, 732 होता है शायद, 1.732 एंड डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, मतलब 314 को इससे मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 68%, ठीक है। ये वैल्यू जो है इट शुड बी अबाउट 68%, ये वैल्यू आपके पास 68% आएगी, दैट मीन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 68% है, ठीक है। हाँ, इंटू 100 कर चुके बेटा हम, यहाँ हमने 100 लगाया ना ऊपर, यहाँ हमने 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसलिए 314 आ गया था, ठीक है। तो दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। तो अब हमारे पास में 3 हमने देख लिए, एक बार मैं रिमाइंड करा दूं आपको, ठीक है। इसको एक बार रफ कर देता हूँ, एक बार यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब इसको रफ कर, इस साइड पे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, इसमें जो चीज आपको याद रखनी है एक बार वो सुन लें, क्या है, जैसे हमने एक तो देखा है एससीसी, फिर हमने देखा एफसीसी, और फिर हमने देखा है बीसीसी, ठीक है। इसमें पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी, और दूसरा है हमारे पास में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर में रिलेशन। तो देखो, पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, समटाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, ध्यान रखना ये दो थोड़ी सी अलग चीज है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ केवल एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो होती है आपके पास 0.52, ठीक है। परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है, बट पैकिंग एफिशिएंसी 0.52 है, क्योंकि इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंट में आ जाएगी, दैट वुड बी 52.4 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। 4 और लगा दो आप यहाँ तक की। और इसी तरह एफसीसी की हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी देखी है वो आई थी हमारे पास 0.74, ठीक है, और परसेंट में फाइंड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 74% हो जाएगा। सिमिलरली बीसीसी के लिए अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया, 68%, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज 0.68, पैकिंग एफिशिएंसी इज 0.68, बट परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%। और अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए क्या है, साइड, और आर है रेडियस, रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड साइड ऑफ यूनिट सेल, दोनों में रिलेशन क्या है। एससीसी के लिए हमने रिलेशन देखा था, इट वाज ए इक्वल्स टू 2r, ठीक है। एफसीसी के लिए हमने रिलेशन देखा था, ए इक्वल्स टू क्या था, एनीबॉडी रिमेंबर इट, 2 अंडर रूट 2r, ओके। एंड बीसीसी के लिए जो हमने रिलेशन देखा है, दैट इज ए इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये टेबल जो है ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड में हाफ मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस टेबल में से पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो मैंने आपको ये डेरिवेशन बताई है, ये डेरिवेशन इट इज फॉर 2 मार्क्स। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, जैसे आपके पास जो डेरिवेशन है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 3 आ गई, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एक्चुअली जो आपका एफसीसी है दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर 2 मार्क्स, वो 2 मार्क्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर मैं एससीसी की बात करता हूँ तो वो बहुत छोटी है डेरिवेशन, बीसीसी की बात करता हूँ इट इज लिटिल बिट लार्जर, थोड़ी बड़ी है, बट 2 मार्क्स के लिए टीचर के माइंड में जो स्ट्राइक करता है वो है एफसीसी, वो एफसीसी 2 मार्क्स के लिए दे सकता है, इसलिए 2 मार्क्स के लिए एफसीसी को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ठीक है ना। सो इट वाज ऑल अबाउट द पर्सन पैकिंग एफिशिएंसी। यस, बोलिए बेटा।
एक्चुअली बेटा द वैल्यूज आर फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास में जो अरेंजमेंट है ना, ये बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट है। इसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इन फिक्स अरेंजमेंट के लिए आपके पास ये जो परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी है वो बिल्कुल फिक्स आती है, ठीक है। ये वेरिएशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 68 की बजाय 70 आ जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है 67.9 हो सकता है, 70.08, मतलब अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर 3.14 रखते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू, कुछ रखते हैं यहाँ पर 22/7। तो जब 22/7 रखते हैं तो हो सकता है कि वो 3.14 के आगे भी मतलब 3 डिजिट तक उसको सॉल्व करें, तो वहां जो आपकी वैल्यू होगी वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पर 3.14 तक ही लिया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये हमने बात की है अभी परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी के बाद एक टॉपिक आता है हमारा, दैट इज डेंसिटी। जो हमारे पास यूनिट सेल्स हैं, इन यूनिट सेल की डेंसिटी को हम कैसे ऑब्टेन करें, इस चीज को और देखते हैं। सो लेट्स सी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखिए डेंसिटी का एक सिंपल सा फार्मूला जो हमें पता है, दैट इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हम ये फार्मूला यूज में लेते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो उस केस में मैं मास भी यूनिट सेल का लूंगा और वॉल्यूम भी यूनिट सेल का यूज में लूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो है, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब एक्चुअली यूनिट सेल का मास किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल व्हिच इट कंटेन, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से इसका मास होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल और मास ऑफ वन पार्टिकल को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल मास आ जाएगा यूनिट सेल का। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो लेट राइट इट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, यहां अपन लिख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको जेड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एंड वी नो दैट यूनिट सेल इज क्यूबॉइडल शेप। जो हमारे पास यूनिट सेल होती है उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं, साइड क्यूब से निकालते हैं। तो साइड क्यूब लगाने पर वो वॉल्यूम वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ पार्टिकल को मैं स्मॉल एल से डिनोट कर रहा हूँ। तो हियर वी कैन राइट अ फॉर्मूला फॉर इट। अब इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं डेंसिटी को डी से एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो जेड हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, एम हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, एंड साइड के लिए ए यूज में लूंगा, ए क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है कि जो मास ऑफ पार्टिकल है इट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अवगाद्रो नंबर। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, D इक्वल्स टू Z इंटू एम बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एन ए। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। अब एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको कि एक्चुअली आरबीएससी में अगर बात करूं मैं पहले, तो आरबीएससी में इस चैप्टर में से कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, ये चीज ध्यान रखें आप बिल्कुल। आरबीएससी में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, देयर आर 3 चैप्टर्स फ्रॉम व्हिच न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, ठीक है। बट सीबीएसई के अंदर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए जो सबसे आइडियल जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो यूज में आता है, दैट इज दिस,
इस पर से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है सीबीएसई में। तो ध्यान रखें, डेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो z है, z क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन सेम वही होगी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कौन सी, कि अगर हमारे पास एससीसी है तो 1 पार्टिकल, बीसीसी है तो 2 पार्टिकल, एफसीसी है तो हमारे पास अगेन 4 पार्टिकल। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन से आप जेड की वैल्यू पुट करेंगे। कोई कुछ कह रहा है बेटा? यस बोलिए। 3 चैप्टर है बेटा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। ठीक है ना, 2 चैप्टर जैसे जो आपके हो चुके हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके अलावा एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। उस केमिकल काइनेटिक में से भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, आज तक नहीं पूछा गया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको इसमें थ्योरी और डेरिवेशन जो ध्यान है वो आपको जरूर करनी है। डेरिवेशन पूछी जाती है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ मेरा कहने का मतलब है, एक तो इसमें हम z को कैसे फाइंड करें। तो z अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एससीसी है तो z को 1 लिखना है। क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास बीसीसी है यानी बॉडी सेंटर, तो z की वैल्यू 2 रखनी है। अगर आपको दिया गया है कि एफसीसी है तो इसका मतलब z यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 4 रखना है। एमपी आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है विच इज गिवन, जो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो, या अगर नहीं भी गिवन हो तो आपके पास जैसे सोडियम है तो 23 है। ठीक है, कैल्शियम है 40 है, तो कुछ सिंपल का अगर एलिमेंट होगा तो उसका तो नहीं गिवन होगा, लेकिन अगर कोई हैवी एलिमेंट है तो वहां पर उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है। नेक्स्ट एटॉमिक मास गिवन होगा या मोलर मास गिवन होगा। ए साइड है आपके पास, ए जो है वो साइड ऑफ यूनिट सेल है, इट विल आल्सो बी गिवन। ठीक है, और एन ए अवगाद्रो नंबर है विच इज कांस्टेंट, एन ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये वैल्यू आपको यहाँ एन ए की जगह रखनी पड़ेगी। और अगर ये सारी वैल्यू आप पुट करते हैं तो इजीली आप डी यानी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अबाउट द डेंसिटी। तो यूनिट सेल की डेंसिटी अपन इस फॉर्मूले से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब आगे जो हम टॉपिक ले रहे हैं वहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको समझते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफेक्ट्स। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, इट इज डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की थी बिगनिंग में, और हमने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनमें पार्टिकल्स जो है वो वेल अरेंज्ड होते हैं, डेफिनेट, रेगुलर, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं। मतलब व्यवस्था, अरेंजमेंट बहुत ही प्रॉपर होता है उसके अंदर सब कुछ, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। लेकिन 100% इस तरह का अरेंजमेंट होना, 100% क्रिस्टलाइन होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम कहें कि कोई आइडियल क्रिस्टल है, सो इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल टर्म, आइडियल, बिकॉज नथिंग इज आइडियल, देयर विल बी सम इम्परफेक्शन और सम डिफेक्ट इन इट, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होगा। क्योंकि एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जब आपके पास टेम्परेचर माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जिसको हम जीरो केल्विन भी कहते हैं, तो उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जितने भी क्रिस्टल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वो बिल्कुल आइडियल अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, पार्टिकल में कहीं ना कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन से इधर उधर हो जाता है, या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम उस इम्परफेक्शन के बारे में ही बात करेंगे, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो आइडियल अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि आइडियल अरेंजमेंट है, उस आइडियल अरेंजमेंट में अगर थोड़ा बहुत भी डेविएशन कहीं पर हो जाए, उस डेविएशन को ही हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन, या इरेगुलरिटी जनरेट हो जाए। ठीक है,
तो देखते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं इम्परफेक्शन, इसके डिफेक्ट या इम्परफेक्शन की डेफिनेशन में कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल से मेरा मतलब है एटम, आयंस और स्पीसीज हो सकती है, कुछ भी स्पीसीज। ओके, so deviation from ideal crystalline arrangement of particles in crystalline solid ठीक है, is called defect। इसको आप डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट। यानी अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट, जो कि हमने कहा था कि वो आइडियल होता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी डेविएशन आ गया किसी न किसी रीजन से, इरेगुलरिटी आ गई, एक बार बेटा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, तो एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ, लेट मी रिपीट वंस अगेन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, पूरे टॉपिक को वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन के बारे में। तो हमने कहा था कि डेविएशन फ्रॉम एनी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स है, उनका जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अगर उसमें कहीं भी डेविएशन आ गया, ठीक है, उनके आइडियल अरेंजमेंट से कहीं भी डेविएशन आ गया, तो उसे आप कहेंगे कि वो डिफेक्ट है। डिफेक्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वन इज पॉइंट डिफेक्ट, अनदर वन इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लें आप, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर देखें, अगर चारों ओर में से कहीं पर भी एक पार्टिकल जो है उसमें डिस्टरबेंस आ गया, या तो वो बाहर से आने से या पार्टिकल के बाहर निकल जाने से, तो इस तरह के डिफेक्ट को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। मतलब लेटिस पॉइंट के चारों ओर कहीं पर भी डिफेक्ट क्रिएट हो जाए। दूसरा आता है लाइन डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट में क्या है, जैसा आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर किसी पर्टिकुलर रो के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से डेविएशन शुरू कर दें, यानी एक पूरी रो के अंदर डेविएशन क्रिएट हो जाए, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। और इस चैप्टर में हम केवल बात करेंगे इसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, वी विल स्टडी ओनली अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो चलिए पॉइंट डिफेक्ट का थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपन कि कितने तरह का पॉइंट डिफेक्ट होता है। ओके, आप क्या कह रहे हो बेटा, बोलिए एक बार वापस बेटा, थोड़ा उसको माइक के पास आकर के बोलें, क्योंकि मेरे को शायद आवाज धीरे आ रही है आपकी। अच्छा, लाइन डिफेक्ट की बिल्कुल लिखवा देते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है बेटा, लाइन डिफेक्ट, हाँ वैसे चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो उसमें आगे हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, बट लाइन डिफेक्ट में आप लिख सकते हैं व्हेन डिफेक्ट arises in a row of particles in a crystal lattice, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस में किसी रो में अगर पूरा जो डिफेक्ट है वो एराइज हो जाए, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, रो डिफेक्ट, सॉरी लाइन डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ लेकिन स्टडी किसके बारे में करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें ध्यान रखें वर्ड्स का ज्यादा वो नहीं है, बट ये चीज जरूर ध्यान रखें कि जो मेन सेंस है वो कन्वे होना चाहिए। जैसे जब व्हाइल यू आर डिफाइनिंग द पॉइंट डिफेक्ट, तो आपको ये जरूर लिखना है कि अराउंड द पॉइंट इफ देयर इज डेविएशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या अराउंड अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट इफ एनी पार्टिकल कम इन लैटिस क्रिस्टल इंटरस्टिशियल स्पेस, और इफ इट गो आउट फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, तो वो भी डिफेक्ट हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट। और इस तरह लाइन डिफेक्ट के अंदर अगर पूरी रो में डिफेक्ट क्रिएट हो गया है, तो वो लाइन डिफेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए इसका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जो हम लाइन डिफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, और वो क्या है देखते हैं। लेट्स सी लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, आज हम केवल इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कल हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए लाइन सॉरी 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 पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट है ना, लाइन डिफेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के दो पार्ट कर रहे हैं हम। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सॉरी थ्री पार्ट्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक डिफेक्ट होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे। Another one is non-stoichiometric, non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect. And third defect is impurity defect, impurity defect, defect. और इसमें जो हमारे पास में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इनके हम सब पार्ट भी देखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नॉन आयोनिक डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट है दैट इज आयोनिक डिफेक्ट। डिफेक्ट जो नॉन आयोनिक डिफेक्ट है इसमें आप दो चीजों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो आप स्टडी करेंगे दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। एंड सेकंड व्हिच यू विल स्टडी इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इन दो डिफेक्ट के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं आयोनिक डिफेक्ट की, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट आयोनिक डिफेक्ट, सो वी विल स्टडी टू टाइप्स ऑफ आयोनिक डिफेक्ट। पहला हम यहाँ स्टडी करेंगे दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। सेकंड जो हम स्टडी करेंगे दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। एक बार मैं बता दूं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट हो जाए लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल का रेशियो है वो चेंज नहीं हो। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जो A3B4 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ A और B का रेशियो क्या है, A और B का अगर रेशियो देखा जाए तो 3:4 है। इसका मतलब अगर 300 A है तो हमारे पास 400 B होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इनका रेशियो ये मेंटेन रहे, मतलब डिफेक्ट भी क्रिएट हो जाए, हो सकता है कि कोई पार्टिकल बाहर निकल जाए अंदर आ जाए, लेकिन रेशियो ये वाला ही मेंटेन करके रखे वो जो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में है, तो हम उस डिफेक्ट को बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, अगर किसी रीजन से ऐसा हो जाए कि यहाँ 300 की बजाय, ठीक है, यहाँ पर सपोज 250 A ही रह जाए, तो क्या वो रेशियो 3:4 रहेगा? नहीं, वो रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। तो उस इस तरह के डिफेक्ट को जिसमें रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, मॉलिक्यूल जो है उसमें A और B जैसे दो हमारे पास एटम्स हैं, अगर उनका रेशियो चेंज हो गया, आइडियल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आप दो तरह के डिफेक्ट इसके अंदर स्टडी करेंगे। पहला डिफेक्ट जो है वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और दूसरा डिफेक्ट जो आप स्टडी करेंगे दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास कोई मेटल नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड है उसपे मेटल कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा। और अगर मेटल एक्स्ट्रा हो जाएगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में ही स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, जो रेशियो है हमारे पास मेटल नॉन मेटल का वो चेंज हो जाएगा, और रेशियो चेंज हो गया तो इसलिए वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। एंड इन द एंड जो हम स्टडी करेंगे दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है इम्प्योरिटी, मतलब बाहर से आप किसी क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद उसमें जो डिफेक्ट क्रिएट होगा
दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये सारे डिफेक्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारे डिफेक्ट हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, बट दीज डिफेक्ट्स विल बी स्टडी टुमारो, ठीक है। कल इनके बारे में स्टडी करेंगे। बाकी इनका जो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, ठीक है। ओके बेटा, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।